नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की। हमारा भारत कैसा था, कैसा है और कैसा होगा। आज तक का क्या डेवलपमेंट रहे, क्या स्ट्रगल्स रहे, सब हम बात करेंगे। पीछे हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, भारत के 100 वर्षों, भारत के आज़ादी के 100 वर्षों के बाद के भारत की। उसके बाद हमने वैदिक भारत की बात की है, हमने आयुर्वेदा के ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे भारत के यूथ की। दोस्तों, भारत को यंग इंडिया के नाम से भी सब संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 50% से अधिक की पॉपुलेशन जो है वो 25 यूथ की है। और अभी जो दौर चल रहा है यहाँ भारत में, वो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये इसका दौर चल रहा है, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया। आज हम भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित यूथ की बात करते हैं। जहां पहले एजुकेशन में सर्विसेज के बारे में आगे बच्चों को अग्रसर किया जाता था, आज वही बच्चे जो हैं उनका जो माइंड सेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अग्रसर है। आज भारत में स्टार्टअप्स के माध्यम से घर घर में इंडस्ट्री विकसित हो रही है और यूथ का माइंड सेट भी उसी तरह से विकसित हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम भारत के यूथ की बात करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम बंसल जी। नमस्कार डॉक्टर विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी। हमारे मंच पर। नमस्कार। अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विक्रम बंसल जो हैं वो फैकल्टी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और एफआईआई के साथ भी जुड़े हुए हैं, अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं देश की सेवाओं के लिए, जो एफआईआई अलग अलग समय पे एक्टिविटीज करती है। डॉक्टर बंसल जो हैं वो यूथ के साथ जुड़े हैं, तो आज हम उनकी जर्नी से शुरुआत करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर का दौर कंटिन्यू करेंगे अपना। तो डॉक्टर विक्रम जी, आपसे गुजारिश है, आज आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत की और भारत के यूथ की। तो आप तो बच्चों से जुड़े हुए हैं एज ए फैकल्टी भी, और आप उनकी हर डेवलपमेंट में आप उनको कोच भी करते हैं, एज ए मेंटर भी हैं, और आपको बहुत करीबी से नॉलेज है उनकी कि क्या उनका माइंडसेट है, किस विचारधारा के बच्चे हैं, आज की कैसे विचारधारा डेवलप हो रही है, पहले की विचारधारा और अब की विचारधारा में क्या फर्क है। आप अपनी जर्नी और इस एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, और आपकी श्रृंखला के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि इतने अच्छे विषय पर एक श्रृंखला शुरू हुई है, जिससे जो विकसित भारत का सपना एक भारत देख रहा है, उसमें हम कैसे एक छोटी सी आहुति दे पाए, शायद ये श्रृंखला उसी की तहत मेरे को लग रही है। जहां तक मेरी अपनी बात है, तो हमने एक ऐसा दौर देखा कि जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी नहीं थी, जहां पर शायद स्टार्टिंग में इंटरनेट नाम की चीज बहुत बड़ी हवा थी। मगर आज जिस युग में हम अभी काम कर रहे हैं, वहां टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा, उसमें ये एक लर्निंग लगी, या हमने ऐसा प्रयास किया कि जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उसको कैसे एग्जीक्यूशन में लेके आना है। एक आज की जनरेशन में सबसे बड़ा गैप यही लगता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण टेक्नोलॉजी तो हाथ में है, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट उसको समाज के हित के लिए कैसे यूज करना है। तो हम मेरे को ये लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो एक सूत्रधार है इसमें। इसी को करते हुए काफी समय से, क्योंकि एज ए प्रोफेशन टीचर हूं, तो यूथ के बीच में ही रहना है, तो यही काम रहता है कि यूथ को हम कैसे फैसिलिटेट करें, उसको, उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें। यूथ के पास नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है। आज के युवा के पास आप बोलो कि हम आपको एक नई चीज बताते हैं,
वो नई चीज आप नहीं बताओगे, बल्कि आपको वो बता देगा। हमें उनको ये बताने की जरूरत है इस नॉलेज का और इस विजडम का आपको कैसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में यूज करना है। तो वो काम शायद कुछ वर्षों में करने का प्रयास किया है। और अभी हरियाणा में भी एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश हुई थी। अभी भी प्रयास चल रहा है कि किसी न किसी माध्यम से एक यूथ के बीच में, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि यूथ में जो युवा है वो अभी भटका हुआ है। किस मार्गदर्शन में भटका हुआ है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, असीमित अपॉर्चुनिटी है, बट किसको चूज करना है वहां पर कंफ्यूजन है कि विच अपॉर्चुनिटी इज सुटेबल विद माय पर्सनैलिटी। तो वहां पर जो कंफ्यूजन है, तो मेरे को लगता है कि वो काम कर रहा हूं, कोशिश है ऐसा करने की कि क्योंकि हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी सही नहीं हो सकती, स्टिक नहीं हो सकती। डिपेंड करता है उसके टेम्परामेंट पे, उसकी फैमिली सिचुएशंस पे, उसके अपना बिहेवियर पर। तो वो एक साइकोलॉजिकल उसको पहले जज करना, उसकी क्षमताओं को परखना और उसको उस अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाना जिसमें वो अच्छा प्रयास कर सके। अब यदि मैं बात करूं आज के भारत की, आज का भारत युवा के बारे में क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो भारत अब यंग इंडिया या 50% पॉपुलेशन अब यूथ की है, जो हमारी एक असेट्स है। फ्यूचर में या भविष्य में हम देखें तो ये भारत एक ऐसा भारत है जो युवा भारत बनेगा। हम काफी समय से कहते आए हैं कि भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी पुराना, पुरातन संस्कृति है। मगर ये पुरातन संस्कृति अब दोबारा से एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें ये युवा भारत बनेगा, कि ये प्रौढ़ से युवा की तरफ शिफ्ट होएगा अब, और हो भी रहा है। जैसे जैसे हम अपने जीडीपी का ग्रोथ देख रहे हैं, भारत का विश्व पटल पर स्थान देख रहे हैं, वो अब टीनेजर से यूथ की तरफ चला गया है और जा रहा है। आज युवा, भारत का युवा अपने आप को बोझ नहीं समझता, दबाव में नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो एजुकेशन में, क्योंकि बेसिकली युवाओं के बीच में जो फर्स्ट पैरामीटर है या उनकी जो लर्निंग है वो ये एजुकेशन। परिवार से, हमारे संस्कृति में युवाओं को एक अच्छी परवरिश का पूरा पूरा हमने एक श्रेय दिया है। मगर एजुकेशन जो कि उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मिलती है, हायर एजुकेशन मिलती है, उसके तरफ भी काफी प्रयास हुआ है कि वो स्किल ओरिएंटेड हो। वो खाली अपने विजडम को एक ऐसा फिलोसफिकल यूज मत करे, उसका आउटपुट निकले। वो डिग्री धारक ना बने, वो हुनरमंद बने। तो ऐसा प्रयास करने की दिशा में स्किल इंडिया मिशन बना। स्किल इंडिया मिशन भी बना और प्लस जितनी भी प्रोफेशनल एजुकेशन है, इवन मैं तो कन्वेंशन मॉडल पे की बात करूं, यदि एमए इंग्लिश भी है, वो भी अब ये है कि इसका आउटपुट क्या होगा, वो क्या उसको रोजगार दे पाएगी। ऐसी दिशा में अब एजुकेशन सिस्टम बन रहा है, इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो रहा है, जिसका श्रेय हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी जाता है कि वहां पर बात ये की गई है कि जब तक युवाओं को एक स्किल ओरिएंटेड नहीं बनाया, तब तक उसकी डिग्री वेस्ट है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम युवाओं के लिए बन रहा है कि जहां पर उनको कोई ना कोई स्किल या एक जॉब ओरिएंटेड या स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम से अटैच कर दिया जाए। प्लस अभी कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं यूजीसी में कि एक युवा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी रख सकता है। यदि उसको साइंस में जाना है मगर वो आर्ट्स का बैकग्राउंड है तो वो जा सकता है। कुछ पैरामीटर है, उस पैरामीटर को पूरा करके वो जा सकता है।
प्लस एक डिग्री के साथ दूसरी स्किल ओरिएंटेड डिग्री भी वो कर सकता है, जिससे क्या होगा कि कन्वेंशन मॉडल के साथ साथ उसको न्यू मॉडल भी मिलेगा। और साथ के साथ हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने स्टार्ट हो रहे हैं। और प्लस जितनी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत में अपना कैंपस डेवलप कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि युवाओं को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वर्ल्ड क्लास सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है। युवाओं के साथ सबसे बड़ा अब एक ऐसा युग प्रारंभ हो गया है कि उनको एजुकेशन में जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हमारे सिस्टम में होता था, अब वो अच्छा होना, सुधरना शुरू हो गया है। दूसरा सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हो गया है, जैसे मैं आपसे बात करूं, आज स्टार्टअप में फिनटेक है, ई कॉमर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और आपका प्लस जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं और इन्वायरमेंटल साइंस है, इस सभी विषयों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हो गया है कि एक इतना बड़ा वैक्यूम बन गया है कि जिससे देश में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंटरनेट है, जो सबसे इंडिया में जो सबसे चीपेस्ट रेट पे टैरिफ पे हम यूज कर रहे हैं, आज गांव देहात पर जहां पर लाइट भी नहीं है मगर वहां भी 4G 5G का नेटवर्क मिल जाए, तो ये एक ऐसा एक बिंदु है जो पॉजिटिव फैक्टर है जो युवाओं के पास है। प्लस इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है। यदि हम इसको लाइन से देखें, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, दीज आर द फोर पिलर फॉर द यूथ। ये आपस में जुड़े हुए भी हैं। स्किल इंडिया से मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया से स्टार्टअप इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया फिर इसका एक बैकग्राउंड पे बूस्टिंग फैक्टर है। तो ये चारों के चारों जो इंडियन मूवमेंट है, ये एक इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। प्लस एक भारत में एक और चलन चला है कि माइंडसेट चेंज हुआ है। माइंडसेट किस में चेंज हुआ है कि अब हमें जॉब नहीं करनी, हमें जॉब प्रोवाइड करनी। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स ने देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है जिससे क्या हुआ है कि हर कोई अब क्रेजी है स्टार्टअप के लिए। आप क्या करना चाहते हो? मैं अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहता हूं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक इकोसिस्टम ऐसे डेवलप हुआ है, उसको ऐसी नॉलेज मिली है, ऐसा एक्सपोजर मिला है। तो उस कारण से क्या हुआ, देश में के युवाओं के पास एक बहुत बड़ा समृद्ध वातावरण यूज हो गया है। अब इकोनॉमिकल बेनिफिट भी इसके काफी ज्यादा होंगे। क्या होगा, जैसे यदि मैं विकसित भारत की बात करूं, आज से 20 साल का 27 साल बाद, 15 साल बाद क्या होने वाला है इसका पॉजिटिव फैक्टर। हमारे देश की जो हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड की अब बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बनते जा रहे हैं। ये देश पे बोझ नहीं, ये देश की असेट्स है। क्योंकि हमारा जो यूथ है वो जॉब क्रिएशन का भी काम कर रहा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी वही बन रहा है और जॉब क्रिएशन का काम भी वही कर रहा है, जिससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्लस हमारा जो जीडीपी है, हमारा एक्सपोर्ट हाउस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंटली एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है जिससे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया है। प्लस दूसरा, जब यूथ किसी देश का सशक्त होता है तो उस देश की वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेंस बढ़ती है, उस देश को गिना जाता है, बड़ी अच्छी नजरों से देखा जाता है, क्योंकि दूसरे देशों की हालत बड़ी खराब है। तो इंटरनेशनली भारत की स्थिति काफी सुदृढ़ है, सशक्त है और फ्यूचर में होने वाली है। जी हाँ जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस की तरफ से, तो ये कि अभी आज का जो दौर चल रहा है, ठीक है, एक शुरुआत की गई है, एक माइंडसेट डेवलप किया गया, क्योंकि सबसे पहले तो होता है कि एक माइंडसेट डेवलप करना, एक शुरुआत करना, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन में सबका चलना, तभी कामयाबी की तरफ हम चलते हैं। और आज हमें ये सब देखने को मिल रहा है। हमारे
रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया, फिर उसके साथ माइंडसेट डेवलप किया। अब जैसे योगा है, योगा से क्या होगा? योगा से सब कुछ होगा, यही उन्होंने बोला, नारा लगाया, लोगों ने शुरू किया, एक माइंडसेट है, स्वच्छ भारत का माइंडसेट बनाया। अब युवा को लेकर उन्होंने जो माइंडसेट डेवलप किया, स्किल इंडिया को लेकर, स्टार्टअप इंडिया को लेकर, डिजिटल इंडिया को लेकर, जो 4 पिलर्स आपने बताए, तो लेकिन क्योंकि जब एक चीज की शुरुआत की जाती है तो अच्छाई के साथ उसमें एक चैलेंज, मैं बुराई नहीं कहूंगा, अच्छाई के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसके इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो आप क्योंकि एक ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ जुड़े हैं, उनके माइंडसेट को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं और उनको उनका एक भविष्य निर्माण में उनकी हेल्प करते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और उनमें आप क्या कैसे कैसे उस चीज को ठीक करते हैं या कॉपरेट करते हैं या उसको डेवलप करते हैं, उसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये हम डेली रूटीन में इस प्रश्न को अपने सामने देखते भी हैं। बड़ी समस्या है ये। जी। क्योंकि समस्या ये है कि आज का जो यूथ है, वही जो बात स्टार्टिंग में हुई कि बड़ी जल्दी कुछ ना कुछ ग्रैब करना चाहता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि जैसे आज के समय में हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, रील्स का जमाना आ गया है। जी। अब रील्स से आ गया है तो कई प्रोफेशंस ऐसे हो गए हैं कि यूथ अब रील्स में इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, उसने वो प्रोफेशन ले लिया है। हालांकि वो कुछ अच्छा भी कर सकता था, हम्म। मगर वहां से इजीली इनकम आ रही है क्योंकि उसका एज फैक्टर भी ऐसा है, उसकी लाइक भी ऐसी है कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। यही एक विषय है कि इसमें कंपटीशन, सबसे पहले तो एक कंपटीशन बढ़ेगा आगे आगे, जैसे यूथ में। और बड़ी एक भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न हो रही है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति भी उस पर हावी है यूथ पे। तो इसमें हमारे देश की संस्कृति के साथ हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करनी। अब यदि मैं एक आपको बताता हूं, बड़ा अच्छा बात हो रही है। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम करना स्टार्ट किया, जी। जिससे क्या हुआ है कि हमारी जितनी पुरातन पुरातन संस्कृति थी उस पर रिसर्च की जाए, अलग अलग विषयों पर लेकर। जिससे क्या होगा कि हम आने वाले जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हायर स्टडी में पढ़ रहे हैं, उनको उस संस्कृति के साथ जोड़ा जा सके, ताकि उनको अब एक लिंक बन जाए कि पाश्चात्य संस्कृति या जो भ्रामक स्थिति है सोशल मीडिया में, वही नहीं है। चीज इससे भी ऊपर है और काफी गहरी है। तो ये प्रयास एक ऐसा प्रयास है जिसमें युवाओं के साथ अभी समय लगेगा। आपका जो प्रश्न है, आपका जो चिंता है, बिल्कुल वाजिब है, ये सबकी है। मगर इसमें प्रयास हो रहा है और इसका परिणाम हमें बहुत जल्दी दिखेगा कि ऐसा सोशली सामाजिक रूप से भी हो रहा है, इवन सरकार के कुछ इनिशिएटिव से भी हो रहा है ऐसा प्रयास। जी। तो एक इसी के साथ एक और प्रश्न जुड़ा है कि जब वैरायटी होती है तो कंफ्यूजन भी बढ़ते हैं। आज वैरायटी की कमी नहीं है प्रोफेशंस में। तो ऐसे में सबसे पहले तो एक जो युवा है उसको भी एक चैलेंज होता होगा कि उसको वो कौन सा रास्ता अडॉप्ट करे। सारे तो रास्ते को अडॉप्ट कर नहीं सकता क्योंकि स्पेशलाइजेशन का भी जमाना है। तो ऐसे मौकों पर आप युवाओं को किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि हर कोई, हम एक ऐसे जैसे जीव जंतु है, वो सिर्फ एक टाइम के भोजन की चिंता करता है कि उसको एक टाइम जब भूख लगी है तो एक टाइम का भोजन मिल जाए, उसके लिए वो पर्याप्त है। उसके बाद उसको पता नहीं है कि कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। मगर हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम 7 जन्मों का अभी कमाना चाहते हैं, अभी अपने आप को रखना चाहते हैं। जी। और हमारे आइडल भी हम उनको मान लेते हैं कि जो बहुत ज्यादा असीमित वातावरण में पैदा हुए हैं, हम उनको आइडल मान लेते हैं और उन जैसा ही बनना चाहते हैं। तो यूथ को, हालांकि यूथ के अंदर ये बात भी क्लियर होना स्टार्ट हो गया कि
जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने आइडल जैसा बनना, ऐसा नहीं है। मगर जीवन में खुश रहना ही एक सौभाग्य जीवन है, एक अच्छा जीवन है। तो खुश रह कैसे रहा जाए? खुश का मापदंड ऐसा नहीं है कि अंबानी के बेटे हो तभी आप खुश रह सकते हो, ऐसा नहीं है। एक देहात में एक छोटे से घर में भी आप खुशी प्राप्त कर सकते हो। तो वैचारिक रूप से युवाओं में ये बात क्लियर हो रही है, अब धीरे पता चल रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए, जो गांव से शहर की तरफ युवा माइग्रेट हुआ था, अब वो दोबारा शहर से गांव की तरफ माइग्रेट हो रहा है, जी। अपने गांव दोबारा चल रहा है, चले गांव की ओर। अब वहीं पर ही वो खुशी भी ढूंढ रहा है परिवार के साथ। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन ऐसा आएगा कि जिससे क्या होगा कि युवाओं को भी अपनी लिमिटेशन पता चल जाएगी कि जीवन बहुत छोटा है और उसमें हमें जो करना है यहीं पर ही करना है और अपने परिवार के साथ रहना है। तो ये चीज अब युवाओं को पता चल गई है धीरे धीरे। और ये हम भी प्रयास करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कि करोड़पति बनना ही सफलता नहीं है, खुश रहना, परिवार के साथ रहना ही असल में सफल जीवन की निशानी है। तो वो प्रयास हो रहा है। और कुछ हद तक मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से अब हमारा देश में इकोनॉमिकल सिस्टम बन गया है कि आप बिजनेस के ऐसा कर सकते हैं और आपको इतना पैसा नहीं रखना, इतनी एसेट्स नहीं रखनी, जो नकेल कसी जा रही है ब्लैक मनी पर, या बिजनेस आप इतने फास्ट ढंग से करते थे, शायद उससे भी युवाओं को काफी एक हौसला आया है कि नहीं, अपने को नहीं करना, जो जीवन है यही है। तो वो प्रयास चल रहा है। जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि खाली पैसा कमाना या एक कैरियर बनाना ही मोटिव नहीं होता। मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी काउंट करती हैं। और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसमें आज के दौर में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की, जैसे योगा की शुरुआत की उन्होंने, उसमें मेडिटेशन आ गया, तो फिर आयुर्वेदा, वैदिक की शुरुआत की, पुराना दोबारा से रिवाइव कराया। तो एक तरह से लाइफस्टाइल की जो बातें हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। और लेकिन युवा को माइंडसेट तो है, आज के दौर में गाइडेंस भी मिल रही है, बट फिर भी जो आपका रोल है वो भी एक सराहनीय है, क्योंकि हर मोड़ पर हमें एक गाइड की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है, और आप वो एक फर्ज निभा रहे हैं। अब इस फर्ज के दौरान अब चैलेंज ये भी आता है कि जो युवा है वो उम्र ही ऐसी है कि वो आधी बात सुनता है, आधी नहीं सुनता। तो कोई भी आप बात करोगे वो बोल देगा आई नो, मुझे पता है। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? ये हमारे टॉपिक से हटके है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया नहीं, बातों बातों में तो। ये आपके टॉपिक से हटके नहीं है, ये हर घर की समस्या है, हर जी। पेरेंट्स की समस्या है ये। जी। अब इसमें क्या है कि आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके साथ आना पड़ेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सेम प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। यदि हम ये सोचें कि हम उनसे बड़े हैं, हम्म। वहां पे बात नहीं बनेगी। वहां पे दोस्ती वाला फैक्टर लेके आना पड़ेगा युवाओं के साथ। और युवा भी एक ऐसा है। दोस्ती वाला फैक्टर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लाना पड़ेगा। लेकिन अब आज का जो युवा है, अगर आप देखें, आज हर माहौल में अच्छाई बुराई दोनों हैं। अच्छाई की बात तो हमने की है, एक छोटी सी बुराई की बात करूंगा, जो मैं, हमारे दर्शक जो हैं, मैं मुझसे सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे कि ना, हर घर में जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, सभी एक ही बात से ज्यादा परेशान है कि बच्चा जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही डिजिटल हो गया है। तो वो मोबाइल में ज्यादा घुसा रहता है, खाना खाते वक्त मोबाइल, सारा दिन मोबाइल, सारी रात मोबाइल। ऐसे में पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि बच्चे को कैसे कन्विंस करें। अब दोस्त बनने के लिए उनके साथ पेरेंट्स को भी मोबाइल में लगना चाहिए क्या? सबसे पहला सवाल है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गाइड करें कि हमारे दर्शकों को कि क्या करना चाहिए। संजीव जी, ऐसा नहीं है कि वो बुरे काम कर रहे हैं तो हमें उनके साथ रह के दोस्ती निभाने के लिए बुरे काम करना है, नहीं। जी। उनको समय देना है।
उनको, यानी उनको कमी महसूस हो ही ना कि हमारा खालीपन है। आज के समय में क्या हो गया है कि हर घर की कहानी है जी कि हर रूम्स में या एक सिंगल रूफ के अंदर हर कोई अपने मोबाइल में बिजी है या अपने डिजिटल गैजेट्स में बिजी है। हमें वो ब्रेक तो होना पड़ेगा। हम्म हम जिस ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारी परवरिश हुई हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा। आजकल कुछ सुनने भी आया कि मोबाइल उपवास, कि जी जैसे ही आप घर में आ जाते हो मोबाइल उपवास, जी तो मोबाइल को साइड में कर देना। ठीक है, मोबाइल क्या है कि वो एक इसलिए है कि आपके आसपास कोई आपसे बात नहीं करना, आप खालीपन लग रहा है तो आप क्या करते हो, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। यदि आपके आसपास पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, आपके कोई अच्छे अभिभावक बात कर रहे हैं तो वो नहीं यूज करेगा। हो सकता है कि एडिक्शन लग जाती है तो वो यूज करता करता ही बात करता है। एक सबसे बड़ा जो आज के यूथ में मैं देखता हूं, बड़ा ही इस पर रिएक्ट भी करता हूं। सपोज आप किसी मीटिंग में हैं या आप घर के अंदर हैं या क्लासरूम में हैं, कहीं पर भी हैं, आप जब इंटरेक्ट हो रहे हो तो कुछ लोग, मैं युवाओं की नहीं, ये सबकी बात है, कुछ लोग लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, मीटिंग में वो अपने लैपटॉप को ऑन है और मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, या घर पर वो बात डिस्कशन कर रहे हैं तब भी उनके मोबाइल स्क्रॉल हो रहा है, या क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं वो तब भी मोबाइल पर या लैपटॉप पे कुछ ना कुछ कर रहा है और टीचर का लेक्चर भी ले रहा है। तो इस चीज को ब्रेक करना है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, ओवर थिंकिंग हो रही है वहां पर। वो क्या है कि वो क्लासरूम में या घर में या मीटिंग में नहीं है, वो एक्चुअल में जो उसका टास्क है या इंपॉर्टेंट टास्क जिसने उसको मान लिया है उसको पूरा करने में वो बिजी है। तो वो क्या करा, प्रेजेंस ऑफ माइंड जब तक युवाओं का नहीं बनेगा, वो बिहेवियर में नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी विपदा है कि वो जहां पर है वो है ही नहीं वहां पर फिजिकली, मेंटली वो कहीं और है। तो हमें प्रयास ये करना है, मैं हमेशा यही, शायद कई सामाजिक संस्थाओं से भी चलता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको टीवी नहीं देखना। सबसे बड़ा तो गंदा चलन यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद टीवी खत्म हो गया, वो मोबाइल से शिफ्ट हो गया है। तो ये चीज हमने ही दी है युवाओं को कि घर के डाइनिंग एरिया में हमने टीवी लगा दिया कि जैसे ही हम डाइनिंग में खाना खा रहे हैं तो टीवी ऑन है। जी तो ये चीज क्या है, इस चीज को ब्रेक करना पड़ेगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड युवाओं का, इवन हमारे जैसे जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल मानते हैं उनको भी करना पड़ेगा। हम जहां पर हैं वहीं पर ही रहें। हम ये नहीं है कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो लैपटॉप ऑन करके हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, नहीं करना अपने। वो एक एटिकेट्स है, ये एटिकेट्स हम सबको निभाने हैं और युवा अपने अपने को फॉलो करेगा। युवा कोई बाहर से सीख के नहीं आ रहा, वो हमें देख रहा है, हम ही गलत कर रहे हैं तो वो वैसा करता है। तो हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। अमिताभ बच्चन की मूवी यूथ बहुत देखता है, उसकी एक स्टडी करनी चाहिए क्यों देखता है। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने आप को अभी प्रौढ़ स्थिति में नहीं लेके आया। उसकी एक्टिंग, उसकी कास्टिंग, वो यदि यूथ ओरिएंटेड है तो यूथ ओरिएंटेड उसको देखता है, उसको मानता है। कोई ये नहीं कहता बूढ़े की मूवी है, वो कहते हैं बच्चन साहब की मूवी है। क्यों? क्योंकि युवाओं उनको अपने जैसा समझता है कि वो हमसे कुछ बड़े हैं और हमें अच्छा मैसेज देते हैं। तो हमें एक ऐसा रोल प्ले करना है कि हम युवाओं के माइंडसेट से लेके उनकी जैसी बात करें मगर समझ अपनी हो। तो वैसा अपने को एक उनके सामने उदाहरण पेश करना। ठीक है डॉक्टर विक्रम साहब, आज के जैसे अभी हमने बात की आज के दौर की, तो और हमने विविधता की भी बात की, वैरायटी की बात की कि किस तरह से आज वैरायटी देखने को मिलती है सब्जेक्ट्स में, कैरियर में। तो ऐसे में कंफ्यूजन का दौर होता है। इसी के साथ ही आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिसे हम बोलेंगे विचारशील बच्चों की विचार शक्ति, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आज
हर तरह की इंफॉर्मेशन हाथ में है बच्चों के। कई जहाँ पे आज से जब पुराने जमाने की बात करें या हमारे बचपन की बात करें, तब इतना ये डिजिटल नहीं था। तो बच्चों से हम कुछ बातों को छुपा कर रखते थे, बचा कर रखते थे कि उम्र के हिसाब से उन्हें बताई जाए। लेकिन आज वो एजलेस फैक्टर हो गया है। छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी पूरी इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में बच्चों की विचार शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। और ये एक बड़ा चिंतन चिंतन का भी विषय है। चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। तो अभिभावक भी हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत परेशान हैं। और इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा बताएं कि आज इस दौर में इसका क्या सॉल्यूशन है। संजीव जी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और ये विषय एक ऐसा विषय है जो आज के समय में हर कोई इससे जूझता रहा है। जैसे एक विषय इसमें लेके आता हूं मैं, एलजीबीटी का, जो एक पाश्चात्य की देन है। कि जहां पर उन्होंने बोला कि हमारा कोई सेक्स ही नहीं है, ना हम बॉयज हैं ना हम गर्ल्स हैं, जी। हम कुछ भी हो सकते हैं। और अभी कुछ देशों में, पाश्चात्य में, देखा गया है कि एक आदमी कुत्ते की तरह चलता है और कुत्ते की तरह खाना खाता है। वो बोलता है कि एक कुत्ता भी तो प्राणी है, तो मैं भी प्राणी हूं, तो मैं उस जैसा बिहेव कर सकता हूं। उससे क्या हो रहा है कि वो एलजीबीटी के जो समर्थक हैं वो सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो युवा भारत है, तो एलजीबीटी का जो प्रभाव है अब वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। जिससे क्या हो गया है कि ट्रांसजेंडर हो गया है, या लोगों ने अपना सेक्स चेंज करने का एक दौर बना लिया, मन बना लिया, या एक सेम सेक्स में मैरिज का एक ट्रेंड बनता जा रहा है, लिविंग रिलेशनशिप का ट्रेंड बनता जा रहा है। ये एक सांस्कृतिक रूप से इस देश को कमजोर करने की दिशा है, जिससे हमारा युवा भ्रमित हो जाए और वो सशक्त भूमिका में आ ही ना सके। तो ये एक इतना प्रोपोगंडा इस देश में युवाओं के साथ बनाया जा रहा है। अब इसमें हमें बचना कैसे है, बचाना कैसे है अपने युवा को? सबसे पहले तो अपनी संस्कृति के जो प्लस फैक्टर है, हमें अपनी संस्कृति को समझाना पड़ेगा। एक्चुअल में अभी विषय ये है कि शिव पूजा हम क्यों करते हैं, ये हम जैसे एडल्ट्स को ही नहीं पता, तो युवा को तो हम क्या बता देंगे। कि दूध शिवलिंग पे क्यों चढ़ाया जाता है, उसका क्या मानक है, या क्या उसकी प्रामाणिकता है। इस विषय, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे विषय हैं जो हमारी संस्कृति को इतना समृद्ध बनाते हैं, वो एक ऐसे विषय हमें युवाओं के बीच में लेके जाने पड़ेंगे, जिससे उनको ये ना लगे कि हिंदू सनातन संस्कृति या इस भारत की संस्कृति कमजोर है। सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरा, अपने परिवार में, अपने समाज में, यदि हमारा पड़ोसी भी है, यदि हम किसी प्रोफेशन में हैं, हम टीचर हैं, या हम किसी सोसाइटी में एक लीडर की भूमिका भी निभाते हैं, तो युवाओं से हमें उस विषय पे खुल के बात करनी है। छुपाना नहीं है वो विषय, क्योंकि छुपाने वाली, जैसे आपने बोला, कोई चीज ही नहीं है। जी। कि हम छुपा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि उनको नहीं पता, उनको सब पता है। तो इन चीज को छुपा रहे हैं, उस विषय पे बात करनी है उनसे। उनका मन जांचना है कि वो क्या सोच रहे हैं, और हो सकता है सोल्यूशन भी वही बताएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे युवा भ्रमित है। बहुत युवा का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो एक अच्छे पॉजिटिव वे में इस देश को सशक्त बनाएगा। तो वो युवा ही असल में सोल्यूशन भी बता रहा है। तो उन युवाओं के साथ संवाद करना है। मगर सबसे पहले हमें संवाद जरूरी है यहाँ पर विषय में। इसलिए हमेशा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे समाज में बोला गया एडल्ट एजुकेशन को मैंडेट किया जाए। कहीं पर कुछ सांस्कृतिक लोगों ने, सामाजिक लोगों ने इसका बहिष्कार किया, नहीं होनी चाहिए। मगर नहीं, क्योंकि छुपाने वाली अब कोई बात ही नहीं है। जब तक हम छुपाएंगे तो क्या पता क्या से क्या हो जाएगा। वो भी लोग छुपाते रहेंगे, हम भी छुपाते रहेंगे, और हमारी संस्कृति बिल्कुल ही विनाश की रूप ले जाएगी। मगर ऐसा नहीं होने वाला और ना ही होगा। इसलिए संवाद बहुत जरूरी है। और एलजीबीटी का जो विषय है, यदि कहीं पर भी समाज में ये आता है तो सामाजिक रूप से और हमें प्रोफेशनली इस चीज को वो टैकल करना चाहिए। और आप
बहुत सारा ऐसा एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे कि बड़ी बड़ी अच्छी मल्टी ब्रांडेड कंपनियों ने एलजीबीटी विषय को लेके अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाई है कि यूथ इसकी ओर आकर्षित हो। तो ये भ्रामक जो एक प्रचार चल रहा है, इसको अपने को संवाद के तहत रोकना है। डॉक्टर विक्रम जी, एक और बहुत अहम मुद्दा है, वो पॉल्यूशन को लेकर है कि आज की जो लाइफस्टाइल है, पॉल्यूशन इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, पॉल्यूटेड है, खान पान पॉल्यूटेड है, सब कुछ ही पॉल्यूटेड हो गया है, सोच विचार तक पॉल्यूटेड है, जो अभी हम बात कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन था हमारा। तो ये पॉल्यूशन जो है, ये हमने पिछले एपिसोड में भारत के 100 वर्षों, स्वतंत्रता के 100 वर्षों की बात की कि भारत पहले कहाँ था, अभी कहाँ है और आगे कहाँ होगा। हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की, लेकिन अगर हम ये बात करें, वैचारिकता की बात कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों की विचार शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये जो पॉल्यूशन है, ये इसका क्या असर होने वाला है, इसका क्या सॉल्यूशन हम देखते हैं 2047 की ओर बढ़ते हुए, एक युवा की दृष्टि से, उनके हेल्थ को लेकर, उनके विचार की संजीव जी, 2047 का भारत जी एक राम राज्य का भारत होगा, जी जहां पर पोल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाली? उसका अभी से उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। आप यदि ऑटोमोबाइल्स की बात कर लो, तो फ्यूल जो हमारा आ गया है, ऐसा फ्यूल्स को यूज करना है जिसमें हमें पोल्यूशन ही नहीं होना। जी इवन खान पीन के ऊपर भी अब इतनी अवेयरनेस यूथ में भी आ गई है कि हमें ये कैलोरी फूड नहीं खाना या ये जंक फूड नहीं खाना, तो उसमें भी अब यूथ बढ़ रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से जितने भी पॉलिथीन थे, प्लास्टिक फ्री हमें एक मूवमेंट चल पड़ा है। योग में हम देख ही रहे हैं कि अब योग हर हर घर में पहुंच चुका है। तो हर दृष्टि से अभी क्या है कि जिस टाइम पीरियड से हम अभी गुजर रहे हैं, मेरे को लगता है ये सर्जरी हो रही है एक तरह से, कि जिससे अभी हम क्या है कि हम टू टाइप्स की कल्चर आइडेंटिटी में जी रहे हैं। जी अभी हम पाश्चात्य की तरफ भी हैं, प्लस हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसकी तरफ भी है। हम ड्यूल एक सिस्टम में जी रहे हैं। 2047 में, जैसे आपने बोला कि जिस राष्ट्रवादी सरकार के भरोसे या राष्ट्रवादी सरकार के प्रयास से, और इतने सामाजिक संगठन हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, हर कोई प्रयास कर रहा है कि इस देश में 2047 का जो विकसित भारत होगा वो कैसा होगा। वो बिल्कुल वैसा होने वाला है जिसकी कल्पना हमारे साधु संतों ने की है कि जो राम राज्य होगा वो 2047 में स्थापित हो जाएगा, जहां ना कोई अपराध होगा, ना कोई पोल्यूशन होगा, ना मिलावट होगी, ना जहां करप्शन होगा। क्योंकि करप्शन जिस जिस मानकों से होता था वो पैरामीटर खत्म किए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया से। पोल्यूशन की जहां तक बात है, पोल्यूशन में जो जो हो सकता था वो अभी हमने करना शुरू कर दिया है। हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। तो 2047 का स्वागत हम ऐसा करें कि हम राम राज्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मगर इसमें कंडीशन ये है कि हमारा जो यूथ है, जो 2047 में नेतृत्व करेगा, वो इतना सशक्त होना चाहिए कि उनके कंधों पर हम वहां पर जा सकें। इसके लिए हमें उनसे संवाद करना है, उनको मैच्योर करना है, और उनको भारतीय संस्कृति के जो एक अच्छे पॉजिटिव पहलू हैं उनसे रूबरू कराना है कि कितनी हम संस्कृति, एक समृद्ध विकसित संस्कृति में हम फल फूल रहे हैं। तो ये प्रयास अपने को बस यही करना है। जी। तो डॉक्टर विक्रम जी, आज सवाल तो और भी बहुत हैं, लेकिन हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं प्रोग्राम को एक बार इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने लिए कुछ हमारे दर्शकों के लिए मैसेज दें आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए। काफी अच्छे विषय पे हमने बात की कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो युवाओं की क्या भूमिका है, या युवा इसमें क्या योगदान करेगा, या हमारी क्या भूमिका रह सकती है। ऐसे विषय पर यदि हम निरंतर बात करते रहे, क्योंकि जो जो समस्याएं, जो जो प्रश्न आपने उठाए, हो सकता है उसका सटीक उत्तर या सलूशन मेरे पास भी ना हो, वो समाज अभी उसको ढूंढ रहा है।
तो जब तक संवाद नहीं होगा तो शायद हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, और मेरे को आशा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा फेडरेशन है जो सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही नहीं बल्कि समाज में किस रूप से एक ऐसा असेट्स तैयार हो जो इंडस्ट्री के लिए, समाज के लिए एक वैल्यूबल एक इनपुट दे सके। तो आपकी तरफ से जो ये प्रयास है, और माननीय दीपक जैन जी के मार्गदर्शन में हम सभी काम कर ही रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है। आगे आगे संवाद करते रहिएगा, आप सोल्यूशन निकलते रहेंगे। जी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आज हमने हमारे भारत सीरीज में भारत के युवा की बात की, उनके माइंडसेट की बात की, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो वेल्थ को लेकर है, चाहे वो प्रोफेशन को लेकर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को। आज हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है। जरूरत है तो इम्प्लीमेंटेशन की, सही गाइडेंस के साथ उसको निभाने की। तो सही गाइडेंस के तौर पे भी आज हमारे पास मेंटर्स हैं। डॉक्टर विक्रम बंसल जैसे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं हमारे पास। लास्ट वीक भी हमने डॉक्टर राकेश शर्मा जी के साथ किया, जो बिजनेस कोच थे। तो आपको चाहे वो पर्सनल कोच हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं, एजुकेशन कोच हैं, माइंडसेट कोच हैं, आज मेंटर्स की भी कमी नहीं है। तो ये एक गोल्डन पीरियड है जो शायद ही कभी दोबारा आए, जब इतने सारी चीजों का समन्वय होगा, और आपको हर गाइडेंस में, आपको हर दौर में हर चीज पर गाइडेंस मिले। और हमें सिर्फ पैसे की तरफ नहीं भागना। पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए पैसों की दौड़ धूप में काफी पीछे छोड़ गए हम अपने आप को, अपने भारत को। आज दोबारा जागे हैं, तो हमें अपना मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, ये 5 हेल्थ पे बराबर बैलेंस वे में काम करना है और अपनी लाइफ को बैलेंस बनाना। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे आज इजाजत चाहते हैं कि आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हम इसी टॉपिक पे आगे और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे। और आपसे हम बस उम्मीद करते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है या कोई सवाल है, सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, जैसा कि पहले भी आपके आगे हमने रिक्वेस्ट की कि एफआईआई जैसे अभी डॉक्टर विक्रम बंसल जी ने भी कहा, एफआईआई एक इकलौती ऐसी संस्थान है जो सिर्फ एमएसएमईज या इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं है, वो हर क्षेत्र में कार्य करने में जुटी है। और जो हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल दीपक जैन जी हैं, वो अग्रसर हैं देश की सेवा में। और अपने कोई भी काम होता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हर जगह वो सहयोग कर रहे हैं। और ये अपने आप में इकलौती ऐसी संस्था है जो 44 कंट्रीज में प्रेजेंस है और 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है। एक्टिवली लोग काम कर रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं fii.org.in पे, और अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम आपको पूरे तरह से सहयोग करेंगे। हमारी टीम आपकी सहयोग में आपको कॉल भी करेगी, आपको सहयोग करने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर आपका कोई सवाल है, आप हमें भेजिए हमारी वेबसाइट के थ्रू। हम इस प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट के जरिए, जो भी पर्टिकुलर एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड के, उनसे हम आपका रूबरू कराने की कोशिश करें। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब, हम इजाजत चाहते हैं। आज आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगले हफ्ते हम आपको मिलेंगे एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ और एक नए टॉपिक, हमारे भारत के टॉपिक के साथ। नमस्कार।